कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शाम 5:30 पर, जहां हम एक टाउन का सीन देखते हैं। इस टाउन के अंदर बुलेट नाम का एक आदमी अपने हाथ के अंदर घंटी लिए टाउन की सड़कों पर घूम रहा होता है और लगातार इस घंटी को बजा रहा होता है, जिसे सुनकर लोग ये समझ गए कि अब इनको अपने अपने सभी कामों को छोड़कर अपने घरों के अंदर जाना होगा। दोस्तों, इस घंटी का मतलब कोई सादा सा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की अलामत थी। इस टाउन के अंदर लोग जो कुछ भी कर रहे थे, बुलेट की घंटी को सुनकर अपनी सभी कामों को छोड़ देते हैं और अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और एक बच्ची जो बाहर झूला झुला रही थी, उसकी माँ कहती है कि अंदर आ जाओ, जिस पर वो कहती है मैंने और खेलना है, और बुलेट उसको पीछे से कहता है कि अपनी माँ की बात मानो, और वो भी घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ कैनी नाम का एक लड़का अपने बाप के साथ चेस खेल रहा था। उसके बाप को दरअसल भूलने की बीमारी थी और अक्सर वो ये भी भूल जाता था कि कैनी उसका बेटा है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी नाम की एक लड़की आती है और वो बूढ़े आदमी को कहती है कि आपका नीचे जाने का टाइम हो गया है, और एक नर्स के साथ उसको नीचे बेसमेंट में भेज देती है। फिर वो कैनी के साथ बाहर आती है और उसको कहती है कि तुम मुझे देखकर मुस्कुराते ही रहोगे या फिर यहाँ से जाओगे भी। वो जानती थी कि कैनी उसको पसंद करता है, लेकिन कहने से डरता है। और फिर क्रिस्टी जो है वो अंदर आती है, दरवाजे को बंद करती है और एक अजीब सा पत्थर दीवार के साथ लगा देती है। इस पत्थर का राज आगे पता चलेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो जल्दी हॉस्पिटल की बेसमेंट के अंदर चली जाती है। फिर हम कैनी को देखते हैं जो बुलेट के पास खड़ा है, और फिर दूर खड़े लोगों को देखता है कि वो भी अपने सारे काम छोड़कर घरों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं, और फिर कैनी भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर केविन नाम का एक आदमी शराब पीकर टुन हुआ पड़ा था। बार का ऑनर केविन से कहता है, केविन जल्दी से उठो और अपने घर चले जाओ। इस पर केविन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और फिर बार का ऑनर कहने लगा, आज तो तेरी बीवी तुझे मार ही डालेगी। इतना कहते ही इसने बार की खिड़कियों के ऊपर कपड़े को लगा दिया और ठीक इस तरह का पत्थर को दीवार पर रखा, जैसा पत्थर हमने क्रिस्टी को दीवार पर रखते हुए देखा था। फिर दूसरी तरफ हम केविन की बीवी और उसकी बेटी को देखते हैं, जो सिर्फ केविन के इंतजार के लिए बाहर दरवाजे में खड़ी है। लेकिन केविन की बीवी फिर अपनी बेटी को कहती है कि तुम ऊपर जाओ, और उसने अपने घर को लॉक कर लिया और इसने भी ठीक इसी तरह का पत्थर दीवार पर रखा, जैसे हमने पहले भी देखा है। लेकिन दोस्तों, इस पत्थर का क्या राज है और ये सभी लोग इसे घर पर क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चलकर पता करेंगे। अब कुछ ही देर बाद हम देखते हैं केविन की बेटी जेना को, जो अपने रूम के अंदर डॉल के साथ खेल रही थी। इतने में इसको रूम के बाहर किसी की आवाज़ आती है। जेना कहती है, बाहर कौन है? जिस पर उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे अंदर आने दो। ये सुनते ही जेना ने फ़ौरन से विंडो ओपन करने की कोशिश की, जिस पर पीछे से उसकी माँ पहुंची और उसने कहा, देखो जेना, किसी भी हालत में विंडो मत खोलना। लेकिन तभी बाहर खड़ी औरत उसे कहती है, जेना अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं बाहर ठंड के अंदर ही मारी जाऊंगी। जिस पर जेना विंडो ओपन कर देती है। बस इतना ही था कि वो औरत फ़ौरन से मॉन्स्टर में बदल जाती है। जेना और उसकी माँ को चीर फाड़ कर मार डालती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक आरवी को देखते हैं, जिसके अंदर एक फैमिली बैठकर पिकनिक पर जा रही थी। इस फैमिली में जिम नाम का आदमी अपनी बीवी और अपनी बड़ी बेटी जूली और अपने छोटे बेटे आदि के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ है। ये देखकर वो सभी अपनी वैन से बाहर आते हैं, और जिम कहता है कि ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी भारी भी है, इसलिए हम इसे आगे या पीछे नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि इतने में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कौवे इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वो चारों दोबारा से अपनी वैन के अंदर आ जाते हैं। और वैन के अंदर आते ही जिम ने कहा, मैंने पीछे एक शॉर्टकट देखा है जो सीधा हाईवे की तरफ ले जाएगा, तो बिना वक्त ज़ाया किए हमें इस शॉर्टकट को ले लेना चाहिए। बस यही दोस्तों इनकी पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर हम टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ आखिरकार केविन अपने घर आ चुका था, लेकिन इसके घर के सामने काफ़ी लोग जमा हुए होते हैं। ये देखकर केविन फौरन ये समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बेहानक हुआ है। इतने में उसके घर से बुलेट बाहर आता है और इससे पूछता है, आखिरकार तू सारी रात कहाँ था? इस पर वो कहता है कि मैं बार के अंदर सो गया था। ये सुनते ही बुलेट इसको तमाचा दे मारता है और कहता है, चल मेरे साथ ऊपर। उसको कहता है कि देख अपनी बीवी और अपनी बेटी की हालत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू रात को शराबियों की तरह टुन ना हुआ होता तो आज ये दोनों जिंदा होते। केविन कहता है कि मैं इनकी शक्लें नहीं देख सकता। बुलेट कहता है, तुझे देखनी होंगी, और ना सिर्फ तुझे देखनी होंगी बल्कि तुझे हम इसकी सजा भी देंगे। बुलेट ने केविन से कहा, इसे फौरन ही काल कोठरी में बंद कर दो। इतना कहकर वो नीचे आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात चर्च के फादर से होती है, और इस फादर का नाम था फादर खत्री। फादर ने कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बुलेट ने कहा, खुद ही ऊपर चढ़कर देख लो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से वैन में जिम को देखते हैं और उसकी फैमिली को, जो इस शॉर्टकट पर होते हुए टाउन के अंदर होकर जाने लगते हैं। उसी वक्त वो टाउन के बीचों बीच आते हैं। तब उन्होंने देखा कि टाउन के सभी लोग कब्रिस्तान
कब्रिस्तान के अंदर किसी फ्यूजन पर इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, ये केविन की बीवी और उसकी बेटी को दफना रहे होते हैं। बुलेट ने और बाकी सभी लोगों ने इनकी वैन को देख लिया था, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि ये लोग भी अब जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें अभी पता चल जाएगा। जिम फौरन अपनी वैन से नीचे उतरकर इन सभी लोगों के पास जाने लगता है ताकि इन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताए और हाईवे के बारे में पूछ सके। जिम ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में बुलेट ने कहा, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? जिम कहता है, जी हाँ, दरअसल वो पीछे हाईवे पर एक पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए हमने सोचा हम शॉर्टकट लेंगे, लेकिन हम ज़रा सा रास्ता भूल गए हैं। क्या हमें आप हाईवे का रास्ता बता सकते हैं? जिस पर बुलेट ने कहा, यहाँ से आप सीधा जाएंगे, बिना किसी मोड़ के मुड़े 30 किलोमीटर के बाद हाईवे आ जाएगा। जिम ये सुनते ही बुलेट का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगता है। बुलेट कहता है, कोई बात नहीं यार, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों, बुलेट और केविन को पता था कि ये लोग अब यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे, मगर फिर भी वो जिम को नहीं रोकते। जिम फौरन ही वैन के अंदर आता है और अपनी फैमिली को लेकर इस टाउन से बाहर जाने लगता है। उन्होंने काफ़ी देर ड्राइव की, लेकिन उन्हें हाईवे का रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि वो जो टाउन था उन्होंने ही हमें गलत रास्ता बताया है। इस पर जिम ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने गलत रास्ता बताया भी होगा तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ को वापस चले जाएंगे और फिर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उसकी बातचीत चल रही थी कि तभी वो लोग देखते हैं कि हम दोबारा ही उसी टाउन के अंदर आ गए हैं। तभी वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने किसी मोड़ को नहीं मुड़ा और ना ही हमने कोई यू टर्न भी लिया है, लेकिन फिर भी हम इस टाउन में आ गए हैं। उन्होंने फ़ौरन एक लड़की से बात करने की कोशिश की जिसका नाम सारा था। उसके पास रुक गए और उससे पूछा, लेकिन सारा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और आगे चली गई। उन्हें पहले ही पता था कि इस टाउन के लोग थोड़े पागल हैं, इसलिए वो बिना किसी से पूछे दोबारा आगे चल पड़ते हैं। लेकिन वो कहती है कि इस बार अगर कोई भी टर्न आया तो हम इस पर मुड़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये कोई भूल भुलैया है। हम दोबारा इसी टाउन के अंदर पहुंच गए। जिम ने कहा, हाँ, मैंने पूरे रोड को देख लिया, लेकिन ये रोड कहीं को भी नहीं मुड़ती। दोस्तों, वो फिर से तीसरी मर्तबा इस टाउन के अंदर आ जाते हैं जिस टाउन में वो पहले भी आ चुके थे। ये देखकर अब जिम आखिरकार एक जगह रुक जाता है और अपनी आरवी को पार कर लेता है। लेकिन तभी इसे आइडिया आता है, क्यों ना हम इस बार उल्टी दिशा में जाएं। इसीलिए वो फौरन अपनी आरवी को यू टर्न करता है और इस टाउन से बाहर जाने लगता है। यहाँ बुलेट और कैनी भी जिम और उसकी फैमिली को देख रहे थे। जहाँ पर बुलेट कहता है, इनके रास्ते के अंदर नुकीले कील बिछा दो ताकि इनका टायर पंचर हो जाए और वो सब लोग यहीं पर रुक जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पर जिम और उसकी बीवी देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही है। उन्होंने उस कार से जैसे ही मदद मांगने के लिए अपनी वैन को स्लो किया, तभी वो कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जिससे बचने के लिए जिम ने जैसे ही अपनी वैन को ज़रा सा मोड़ा तो इनका ट्रैक ख़त्म हो जाता है और इनकी वैन जंगल के बीच आकर क्रैश हो जाती है। पीछे ही वो कार भी एक पेड़ के साथ बुरी तरह से टकरा जाती है। और फिर हम वैन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बीवी बेहोश हो चुकी थी और उसके बेटे की टांग के अंदर काफ़ी बड़ा रॉड घुस चुका था और जिम और जूली को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कार के सीन को, जिसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो फ़ौरन ही चलता हुआ टाउन की तरफ आ जाता है और जहाँ पर वो कहता है पीछे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि बुलेट और कैनी ही थे। बुलेट कहता है, जल्दी जाओ और इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका इलाज करो, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर पीछे क्या हुआ है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अब इस आदमी को क्रिस्टी के पास हॉस्पिटल ले आया था, जब क्रिस्टी अपनी नर्स को कहती है कि जल्दी से इसका जाओ और इसको बैंडेज करो। कैनी ने कहा, वहाँ और भी काफ़ी लोग घायल हैं, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ चलो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस कार से एक और आदमी निकला है जिसने नशा किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा नशे में था और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुलेट उसके पास आता है और उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहता है, क्या तुम रियल हो? यहाँ बुलेट को पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा नशे में है। उसको हथकड़ी के साथ वहीं पर बांध कर कहता है कि मदद पहुँचने वाली है और खुद फिर वैन की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। अंदर आवाज़ लगाता है तो जिम कहता है, हाँ, हम अंदर ही हैं, लेकिन तुम्हें शेड तोड़कर अंदर आना होगा। जिस पर बुलेट ने शेड तोड़े बिना ही वैन का दरवाज़ा ओपन कर लिया और अंदर आ जाता है और देखता है कि उसकी बीवी की बुरी हालत है, वो बेहोश हालत में थी पड़ी है। और वो सारी सिचुएशन देखने के बाद इनको कहता है कि आप लोग सब्र रखें, मदद आ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं खतरी को और कैनी को, जो बुलेट के बेटे के पास आई हैं ताकि उसको भी साथ लेकर जाएं और उसको कहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पहुँचते हैं। कार के पास आने पर क्रिस्टी उस आदमी को कहती है, प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखना। और क्रिस्टी कैनी फादर को उसके पास छोड़ के खुद वैन की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ हमने
हमने देखा कि बुलेट को, जिसने अब जूली को आरवी से वैन से सही सलामत बाहर निकाल लिया था, कैनी और क्रिस्टी वैन के पास आ जाते हैं जहां जिम की बीवी को होश में लाया और इसे वैन से बाहर निकाल लिया। अब पीछे बचे जिम और उसका बेटा। क्रिस्टी ने कहा कि इसके बेटे की हालत तो बहुत ख़राब है और मुझे इसका इलाज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि आधे घंटे में ही शाम हो जाएगी। तो अब हमें बताएं कि हम क्या करें। बुलेट कहता है हमें इसके इलाज वैन के अंदर ही करना होगा। क्रिस्टी ने कहा यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा और हमने आज से पहले इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। बुलेट कहता है चलो आज इसे भी आजमा लेते हैं और उसके हाथ में एक वैसा ही पत्थर था जिस पर केनी को क्रिस्टी की काफ़ी फिक्र होने लगती है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और बाकी सभी को टाउन के अंदर ले जाओ। इतना कहते ही क्रिस्टी वैन के अंदर आई और जिम को कहने लगी कि जाओ अपनी बीवी और बेटी से मिल लो क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। जिम फ़ौरन ही वैन से बाहर आया और आकर अपनी बीवी को कहता है हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करना। जिस पर उसकी बीवी कहने लगी ये तो हमें कह रहे हैं कि हम यहाँ से टाउन के अंदर चले जाएं। जिम मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही जिम की तरफ देखता है और बुलेट उसको कहता है जिम यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं तुम्हें इस हालत में और इतने थोड़े वक्त में नहीं समझा सकता, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और टाउन के अंदर चले जाओ। जिम ने कहा तुम पागल वागल तो नहीं होगे क्या? तुमने यहाँ एमरजेंसी बुलाने के बजाय अपनी खुद की एक डॉक्टर ले आए और तुम हमें अपने घरों के अंदर कैद करना चाहते हो। तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बुलेट कहता है आप जो समझना चाहते हैं समझें, लेकिन प्लीज़ रात को ये जंगल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, इसलिए मेरी गारंटी है कि आपको सुबह तक हम कुछ नहीं करेंगे। सुबह होते ही आप चले जाएं या जो भी करना चाहें कर लें, लेकिन फ़िलहाल मेरी बात मानें और सिर्फ एक रात के लिए हम पर यकीन कर लीजिए। अब ना चाहते हुए जिम अपनी बीवी और अपनी बेटी जूली को बुलेट के बेटे एलिस और कैनी के साथ टाउन की तरफ भेज देता है और खुद बुलेट को लेकर वैन के अंदर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अब शाम भी ढल चुकी थी और रात होना शुरू हो जाती है। कार के अंदर जा रहे होते हैं कि फादर की कार जो है वो कीलों की वजह से पंचर हो जाती है, जिन कीलों को कैनी और बुलेट ने बिछा रखा था। ये देखकर वो फ़ौरन सभी कार से बाहर निकलते हैं और कहने लगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस हवेली की तरफ भागना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जंगल में जितनी भी आवाज़ें आएँ उसको इग्नोर करना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरी तरफ हम वैन का सीन देखते हैं कि अब वैन के अंदर जिम बुलेट से पूछता है ये जंगल खतरनाक होने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर बुलेट कहता है क्या? जिम ने कहा तुम्हारा मतलब ये कि जंगली जानवर से है या कोई यहाँ पर लुटेरे रहते हैं? बुलेट ने कहा देखो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुमने ज़िंदगी में कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा। बुलेट की बात सुनकर जिम काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में इसने देखा कि इसके बेटे को दौरे पड़ने लगे और उसकी हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। क्रिस्टी ने कहा अब बस इसकी गर्दन को एक जगह पकड़े रखें। जिम ने कहा क्रिस्टी से पूछा आखिर मेरे बेटे को हो क्या रहा है? क्रिस्टी कहती है कि इसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है इसलिए ये नॉर्मल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जिसने जिम और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट करवाया होता है। वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था कि तभी वहाँ पर उसके पास सारा आई। जी हाँ भाई, ये वही सारा है जिसने पहले जिम और उसकी फैमिली ने रास्ता पूछा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया था। सारा फ़ौरन उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? जिस पर वो आदमी कहने लगा मैं और मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा नशे में थे और हम रास्ता भूल गए। बस इतना ही कहना था कि सारा ने एक नुकीली चीज़ उस आदमी के गर्दन के अंदर घुसा दी, जिससे वो आदमी तड़प कुछ ही मिनटों के अंदर मारा जाता है और वो सीन भी कट हो गया। दोस्तों सारा ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वैन के अंदर का सीन जहाँ पर अब आखिरकार वो मॉन्स्टर उस आरवी उस वैन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे और बुलेट ने जैसे ही वैन से बाहर नजर डाली तो वो देखता है कि सभी मॉन्स्टर उसके चारों तरफ फैल चुके हैं और आवाज़ें लगाते हैं जल्दी से बाहर निकले, हम आपकी मदद को आए हैं। इनकी आवाज़ों को जिम भी सुन लेता है। जिम कहता है वो हमारी मदद करने आए हैं और तुम इन्हें अंदर नहीं आने दोगे क्या? बुलेट ने कहा देखो जिम वो सब बहुत ख़तरनाक हैं। जिम ने कहा ख़तरनाक होंगे तो मैं इनसे कहूँगा कि हमारा सब कुछ हमसे ले लीजिए लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। इतना कहकर जिम फ़ौरन ही बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बुलेट इसे पकड़ लेता है और इसको रोकता है और कहता है कि तुम ये दरवाज़ा नहीं खोलोगे। बुलेट कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लेकिन प्लीज़ रुक जाओ, यहाँ से बाहर मत जाना। इस पर जिम कहता है चलो ठीक है। जिम ने कहा उन लोगों से ज़्यादा खतरनाक तो मुझे तुम लोग लग रहे हो, तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते, तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो बाहर हमारी मदद करने आए हैं। जिस पर बुलेट ने कहा वो अच्छे लोग नहीं हैं। जिम कहता है मुझे नहीं पता, या तो वो लुटेरे होंगे या फिर वो इंसान होंगे, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा कम खतरनाक होंगे। बुलेट ने कहा तुम जैसा सोचना चाहते हो वैसा सोचो। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस, कैनी और फादर खत्री को, जो उन तीनों को लेकर हवेली की तरफ बढ़ते चले जाते
जाते हैं, रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है और भागते भागते हवेली की काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तभी वहां पर उस आदमी का पाँव फिसला जो गाड़ी के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। उसका सर पत्थर पर टकरा गया जिससे वो बेहोश हो जाता है। कैनी और एलिस ने फ़ौरन ही उसे उठा लिया और हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने फ़ौरन ही दरवाजे को लॉक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हवेली के अंदर एक आदमी किसी को दरवाज़ा नहीं खोलने देता। वो कहता है कोई दरवाज़ा मत खोलना, ये पक्का मॉन्स्टर होंगे। जिस पर अब आखिरकार हवेली की मालकिन जिसका नाम डोना होता है वो आती है और बाहर आकर उस आदमी को पीछे हटा देती है और दरवाजे को ओपन कर देती है। लेकिन इतने में बाहर हम देखते हैं कि जूली को अपना बॉयफ्रेंड नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर होता है, उसने जो उसके बॉयफ्रेंड के रूप में आया था और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जूली उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कैनी ने उस पर शूट करके जूली को अंदर खींच लिया। जूली ने देखा कि इस पर गोली का कोई असर नहीं होता, जिस पर आखिरकार इन सबको मॉन्स्टर अपनी आंखों के सामने नजर आ गए और इनको अब यकीन हो गया। और वो जैसे ही हवेली के अंदर आए तो डोना उन सबको बांधने का ऑर्डर देती है, क्योंकि डोना को नहीं पता था कि ये इंसान है या मॉन्स्टर। एलिस कहता है हमें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन डोना ने कहा ये हमारी हवेली का असूल है। फिर वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को बांध देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम वैन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ क्रिस्टी अब जिम के बेटे की टांग से वो रॉड निकालने के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, लेकिन जिम बुलेट से पूछता है चलो ठीक है तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो। बुलेट कहता है जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तब ही हम सब लोग टाउन के अंदर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सब खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देते हैं और एक ख़ास किस्म का पत्थर है दीवार से लगा देते हैं और पता नहीं कैसे ये पत्थर हमें उन मॉन्स्टर से बचा भी लेता है। जहां अब आखिरकार जिम को बुलेट की बातों पर यकीन आने लगा था, क्योंकि वो सोचता है कि इतनी तेज़ बारिश में कौन इतनी देर खड़ा रह सकता है और आवाज़ें लगा सकता है। ये सब लोग पता नहीं कैसे रात होने पर जंगल से बाहर आ गए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सैरा को, जिसे अब अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों सैरा ने जो इस आदमी के साथ किया ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। जो काम वो अब करने जा रही थी इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ हवेली के अंदर कुछ देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि डोना ने जूली को और जिम की बीवी को फ्री कर दिया था, क्योंकि इन्हें यकीन हो चुका था कि ये मॉन्स्टर नहीं है। जूली एलिस के कमरे में आ जाती है, जहां एलिस इसे बताता है कि मुझे सिर्फ अपने बाप की फिक्र हो रही है और तुम्हारा बाप भी उस वैन के अंदर है, तो दुआ करो कि इन्हें कुछ ना हो। जूली कहती है मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, जिस पर एलिस कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता सबके जवाब मिल जाएंगे। यहाँ नीचे डोना जिम की बीवी से पूछती है कि तुम लोग इस टाउन के अंदर कैसे आए थे, जिस पर वो बताती है कि मुझे नहीं पता, हम लोग हाईवे पर जा रहे थे लेकिन वहाँ रास्ता बंद होने की वजह से हमने शॉर्टकट लिया और हम यहाँ फंस कर रह गए। अब से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमसे जितनी मदद हो सकी हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन के अंदर अब क्रिस्टी ने बेटे की टांग से रॉड को निकाल दिया था, जिससे अब उसका बेटा जो है वो होश में आ जाता है और वो कहता है कि बाबा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर वो उसको कहता है कि बेटा बस कुछ देर और संभल लो, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन हकीकत में दोस्तों वो अब यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते। इस बात का पता बुलेट और क्रिस्टी को होता है, लेकिन जिम और उसके बेटे को अंदाजा तक नहीं था कि वो किस खतरे में फंस चुके हैं। तभी हम टाउन के अंदर का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में वो नर्स कैनी के बाप को दवाई देकर जाती है और जैसे ही ऊपर जाती है वो उस आदमी को देखती है जिसको पहले दवाई देकर गई थी कि किसी ने बुरी तरह से चीर फाड़ कर उसको मार डाला है, और वो डरकर फौरन भागती है बेसमेंट की तरफ। वो कैनी के बाप के पास आती है जो वहाँ पर अकेला था। उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो जैसे ही नीचे आती है तब दरवाजे पर 2 मॉन्स्टर खड़े होते हैं जो उसको देखकर काफ़ी ख़तरनाक स्माइल देते हैं, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हम वैन का सीन देखते हैं, जहाँ अब किसी न किसी तरह वो ख़तरनाक रात गुजर चुकी थी और सुबह होते ही वो लोग टाउन में वापस आते हैं। और यहाँ पर कैनी जब अपने बाप की हालत देखता है कि मॉन्स्टर ने उसके बाप को किस तरह हाथ से मार डाला है, तो उसकी बहुत बुरी हालत होती है। और जिम भी ये सब देखता है और अब उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग खतरनाक नहीं हैं और ना ही ये उनके दुश्मन हैं, बल्कि ये तो उसके दोस्त हैं और ये उन लोगों को बचा रहे थे मॉन्स्टर से। लेकिन अब जिम और उसकी फैमिली इस जगह से बाहर कैसे निकलेगी, इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और अब इन्हें ये समझ आ गई थी कि इस टाउन से निकलना लगभग इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अगर निकलना पॉसिबल होता तो बाकी टाउन वाले कभी ना कभी इस टाउन से तो बाहर जा चुके होते। दोस्तों कैनी के पिता सारा की वजह से मारे गए और सारा ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा आगे चलकर होगा। और इस दहशत के साथ और ख़तरनाक मोड़ पर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट में यस लिखें, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिले।